गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आपका हमारे सौंदर्या आईएएस में स्वागत है। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर मैंने यह वीडियो शूट किया है। उम्मीद करते हैं कि हम आपकी सफलता में 100% हितकर सिद्ध होंगे। फ्रेंड, आज के चैप्टर में हम अनुच्छेद और भाग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णित करेंगे। साथ ही हमारे मन में एक चीज़ और एक भावना आती है कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं इधर परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, उनको भी हम क्वेश्चन बना के हर टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन भी बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए अंत तक हमारे वीडियो को आप अवश्य देखें, जिससे कि आप देखने के बाद क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। सॉल्व करने से ही आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस बनेगा और यही कॉन्फिडेंस आपको सफल दिलाएगा। इसी कामना के साथ हम अपना नेक्स्ट वीडियो बता रहे हैं। आज हम लोग भाग 6 के अंदर देखेंगे, जिसमें राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। जैसे हमने केंद्र की कार्यपालिका बताई थी, ठीक उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका होती है, जिसका प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 152 से 237 वर्णन है। इसका प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख गवर्नर होता है। सेम उसी तरह से केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख की बात करें तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या वर्णित है? अनुच्छेद 155 सबसे पहला अनुच्छेद, इसमें क्या बताया गया है? इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सामान्यतया राज्यपाल रिटायरमेंट प्रशासनिक अधिकारी को बनाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक नीतियों के कारण अन्य लोग भी अन्य राज्यों में राज्यपाल बन जाते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखा जाता है। अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 में 20 के अनुच्छेद को यहाँ पर हम जो छोड़ रहे हैं वो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आते। हमने पहले ही बताया था कि आपके काम की जो चीज़ें हैं उस पर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन आपका पहला लक्ष्य है। अनुच्छेद 161 हम देखेंगे। इसमें राष्ट्रपति को क्षमा करने, दंडादेश के निलंबन या कम करने का अधिकार है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी जैसे हमने बताया था कि राष्ट्रपति को क्षमा का अधिकार है, वैसे ही राज्य में किसी भी न्यायालय, राज्य के किसी भी, जैसे उच्च न्यायालय है, जिला न्यायालय है, यहाँ राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय में अगर कोई पनिशमेंट पाता है या दंड पाया है तो राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह उसके अपराध को कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि पहला चीज़ कि जैसे फांसी की सज़ा हो, यह सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में है, राज्यपाल के हाथ में नहीं होता। दूसरी चीज़ें, राज्यपाल सिर्फ सिविल न्यायालय का देख सकता है ना। जैसे राष्ट्रपति के केस में हमने बताया था कि भारत के सभी न्यायालय, यानी चाहे वो आर्मी न्यायालय हो, चाहे रेलवे न्यायालय हो, सभी न्यायालय की देखरेख कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं। राज्यपाल सिर्फ हाई कोर्ट का देखेगा, जिला न्यायालय का देखेगा, तहसील लेवल के न्यायालय में। यहाँ पर अगर किसी को कोई अपराध मिला है तो उसी के संबंध में यह उसको कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 164, अब किसको देखेंगे हम लोग? अनुच्छेद 164 को देखेंगे। इसमें यह वर्णित किया गया है कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। यानी राज्यपाल क्या करता है कि इस केंद्रीय विधायिका में बहुमत दल के नेता को सीएम के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति या अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आ गया कि जैसे एक आता है कि मुख्यमंत्री किसके प्रति जिम्मेदार होता है, किसके प्रति होता है? तो विधानसभा के प्रति। जैसे हमने बताया केंद्र का मंत्री किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप से अगर कोई मंत्री बनता है, ठीक है, अगर व्यक्तिगत रूप से केंद्र में मंत्री कोई बनता है,
तो प्रधानमंत्री के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के कहने पर ही उसकी नियुक्ति हुई है। उसी तरह राज्यों में अगर कोई पूछ लिया जाए आपसे कि व्यक्तिगत रूप से राज्य का कोई भी मंत्री किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ध्यान रखना, राज्य का मंत्री है तो किसके प्रति होगा? सीएम के प्रति। अगर कहा जाए कि पूरी तरह से, तो यहाँ विधायिका के प्रति, वहाँ लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज़ें इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है आपके कि 1991 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 यानी 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार यह प्रावधान किया गया था कि जो राज्य विधानसभा है, ठीक है, या केंद्र में लोकसभा है, कि जितनी भी संख्या होती है उसके 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। यानी मंत्री ज़्यादा से ज़्यादा कितने बनाए जा सकते हैं? सिर्फ 15%। राज्य विधायिका की विधानसभा की कुल सीट का भी 15% होगा, और उधर केंद्र की बात करें तो लोकसभा की सीट का भी 15% होगा। ये विशेष ध्यान रखना है, ये बार बार एग्जाम में आता है। आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 क्या है? यह राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन करता है। महाधिवक्ता का मतलब होता है एडवोकेट जनरल। अच्छा भाई, हमने बताया था इसी की इक्विवेलेंट केंद्र में कौन था? बोलो जल्दी से। राज्य में तो महाधिवक्ता है, केंद्र में महान्यायवादी। महान्यायवादी महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी है, तो महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी है। ठीक है। महान्यायवादी राष्ट्रपति का परामर्शदाता होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नियुक्त होता है। तो महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है। और राज्यपाल के प्रति रिस्पॉन्स राज्यपाल को सलाह देता है। ध्यान रखना। फिर वहाँ पे महान्यायवादी हमने बताया था कि वह संसद के यानी लोकसभा राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है, सिर्फ मत भर नहीं दे सकता। ठीक इसी तरह महाधिवक्ता भी राज्य विधानसभा में भाग ले सकता है, किंतु मत देने का इसे अधिकार नहीं है। यह वहाँ पे महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के बराबर वेतन, तो यहाँ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा, और इसे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट न्यायाधीश के बराबर वेतन भत्ता प्राप्त होगा। ठीक है। यानी सेम उसी तरह से आर्टिकल 169 169 में राज्य के विधान परिषद के सृजन का वर्णन है। विधान परिषद समझते हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं। जैसे केंद्र में हमने बताया था उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा, उसी तरह से प्रत्येक राज्य में विधानसभा विधान परिषद होता है, किंतु विधानसभा तो बनती है लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ ही राज्य में बनता है। अगर वहाँ की विधायिका चाहती है तो विधान परिषद का गठन करती है, नहीं चाहती है तो समाप्त कर देती है। इसके बारे में जान लेते हैं विधान परिषद बनते कैसे। ये राज्य का उच्च सदन है, ध्यान रखना। जैसे राज्यसभा 6 साल के लिए, तो विधान परिषद भी कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। ठीक है। अच्छा, विधान परिषद बनाने का जो प्रस्ताव होता है उस राज्य के विधानसभा सदस्यों के द्वारा, यानी कुल सदस्य का आधे से अधिक या जो सदस्य उपस्थित हैं उनमें 2/3 2/3 सदस्य के बहुमत के द्वारा बिल पास किया जाता है। उसके बाद यह बिल संसद में पेश किया जाता है और संसद में साधारण बहुमत से पास होता है। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कंप्लीट हो जाता है। उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है और इसी के द्वारा इसी तरह से जब दोबारा कर दिया जाता है तो विधान परिषद समाप्त कर दी जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना भाई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल 171 विधान परिषद के गठन का वर्णन करता है। 171 में ये बताता है कि विधान परिषद का जो गठन होगा कैसे होगा। अच्छा, इसको हम बता रहे हैं आपको डिटेल में। विधान परिषद के गठन की जब बात होती है ना तो उसको अनेक तरह से होता है, यानी कोई एक तरह से नहीं होता।
बल्कि 5 तरीके हैं, 5 तरह से वोटिंग करके विधान परिषद का जो चुनाव होता है ना, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा चुनाव होता है? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? अगर मान लेते जैसे सबसे बड़ा विधान परिषद वाला सीट वाला यूपी है, तो कोई भी विधान परिषद होगा, विधान परिषद में एक नियम होता है, जितनी सीट होगी उसके 1/3 सीट उस राज्य के विधानसभा सदस्य वोट देकर बनाते हैं। कितने? 1/3। 1/3 सदस्य जो होते हैं स्थानीय निकाय के द्वारा आते हैं, नगर निगम हो गया, पंचायत हो गया, इस तरह से आते हैं। ठीक है, तो 1/3 कितना हो गया? बताओ भाई, 2/3 हो गया। ठीक है, आप देखेंगे 1/3 कहाँ से आते हैं। इसमें से 1/12 सदस्य माध्यमिक व उच्च सरकारी स्कूल के अध्यापकों के द्वारा नियुक्त होते हैं। कितने? 1/12 सदस्य। और 1/12 सदस्य उस राज्य के स्नातकों के द्वारा होते हैं। तो 1/12 कितना हो गया? 1/6 हो गया। ठीक है, और 1/6 सदस्य जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो 1/6 1/3 यानी कुल मिला के टोटल सदस्य। तो क्लियर हो गया यहाँ तक कैसे विधान परिषद क्या है? 1/12 माध्यमिक उच्च शिक्षा से, ध्यान रखना प्राइमरी से नहीं आते। 1/12 स्नातक से, 1/6 राज्यपाल से, 1/3 स्थानीय निकाय से यानी प्रधानी चुनाव जो होते हैं नगर निगम पंचायत से, 1/3 सदस्य राज्य विधान सभा के द्वारा नियुक्त होते हैं। अच्छा, वर्तमान में अगर कोई पूछे कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो क्या कितने राज्य में है प्रेजेंट में? इस समय वर्तमान में सिर्फ 5 है, ध्यान रखना। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, सिर्फ 5 राज्यों में विधान परिषद है। ध्यान रखना, ये 5 राज्य हैं। अच्छा, अनुच्छेद 172 क्या बताता है? इसमें अनुच्छेद 172 विधानमंडल की अवधि बताता है। विधानमंडल, जैसे वहाँ पे संसद था तो यहाँ पे विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल में 2 होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष। विधान परिषद 6 वर्ष। तो विधानमंडल तब कब घटित होता है? तो विधान परिषद विधान सभा जो होता है हर 5 साल पे विघटित होता है और नया चुनाव होता है, जैसे हमने बताया था। अनुच्छेद 173 को हम रेखांकित करेंगे। इसमें क्या है? इसमें राज्य विधानमंडल की सदस्य की योग्यता है। राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने की क्या योग्यता है? वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 30 वर्ष से ज़्यादा हो। ध्यान रखना, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने की योग्यता है 30 वर्ष से अधिक, पागल दिवालिया न हो, इस तरह से। जबकि विधानसभा की बात हो, लोकसभा की कितने वर्ष है? 25 वर्ष। गांव का प्रधान बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 21 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने की उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष। ये विशेष ध्यान रखना उम्र से रिलेटेड। ठीक है, अनुच्छेद 174, कौन सा अनुच्छेद? 174। इसमें क्या है? राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, सत्रावसान तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार होता है। तो ध्यान रखना, सत्र बुलाने में यानी प्रत्येक वर्ष का प्रत्येक साल का जो पहला भाषण होता है वो राज्यपाल का होता है, और पहली बार जब गठित होता है तब पहली बार जब विधानसभा का गठन होता है तब भी पहला भाषण किसका होता है? राज्यपाल का होता है। तीसरी चीज़, राज्यपाल ही विधानसभा का सत्र बुला सकता है विधान का मंडल का। साथ ही जो राज्यपाल होता है वो उसको 5 साल के बाद या 5 साल के पहले जैसा समझे विघटित कर सकता है। अगर कोई इमरजेंसी है तो समय सीमा इसकी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन जब सत्रावसान की बात हो, सत्रावसान ये कौन करता है? विधान मंडल अध्यक्ष करता है या विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष जो होगा वो सत्रावसान करने का अधिकार है। जैसे वहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष सत्रावसान करता था, यहाँ विधान सभा अध्यक्ष सत्रावसान करता है। ठीक है, आर्टिकल 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 200 अध्यादेश क्या होता है? ऑर्डिनेंस।
ऑर्डिनेंस बिल में हमने बताया था कि जब संसद यानी विधानसभा या लोकसभा सत्र में न हो और कानून बनाना आवश्यक हो, उस समय अध्यादेश के द्वारा केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल कानून बनाता है और यह कानून सिर्फ 6 सप्ताह तक ही मान्य रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर विधानसभा चाहे और वहाँ पर लोकसभा चाहे तो सरकार में आकर पुनः इसको परमानेंट कानून बना सकता है, ये उनके हाथ में है। ठीक है। अनुच्छेद 214 राज्य के उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया। किसके बारे में वर्णन है? राज्य के उच्च न्यायालय में। अच्छा भाई, उच्च न्यायालय की जब भी बात होती है, उच्च न्यायालय के रिट की बात हुई। किसकी बात हुई? रिट। अनुच्छेद 226 से बताता है, जैसा हमने बताया था रिट क्या होता है बताओ जरा। हमने बताया था मूल अधिकार में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को अगर कोई हनन करता है तब उस व्यक्ति के खिलाफ अनुच्छेद 32 के द्वारा सीधे सर्वोच्च न्यायालय में और 226 के द्वारा उच्च न्यायालय में रिट दायर किया जा सकता है, ऐसा हमने बताया था। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय में रिट का वही अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में बंदी बनाए हुए व्यक्ति अधिकारी के विरुद्ध रिट होता है तो न्यायालय बंदी बनाए हुए अधिकारी सहित व्यक्ति को बुलाता है, उचित रीजन न होने पर व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है और पुलिस अधिकारी पर कार्यवाही होती है। फिर इसी तरह अधिकार परीक्षा हम बता देते हैं। अधिकार परीक्षा क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने उच्च अधिकार परीक्षा का मतलब होता है अधिकार कर लेता, उच्च अधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन कर लेता है। परमादेश हमने बताया था मेंडोमस, इसमें क्या परमादेश जो अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन न करे उसके खिलाफ लाया जाता है। ठीक है। प्रतिषेध में क्या होता है? प्रतिषेध में हमने बताया था कि अधीनस्थ हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को रोक देता है और पुनः उस पर सुनवाई करता है। इस तरह से हमने बताया था ये सभी रिट के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस किया था। अच्छा, यहाँ पे अनुच्छेद 214 में राज्य के उच्च न्यायालय का वर्णन है, तो उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा जान लो। उच्च न्यायालय प्रेजेंट में कितने हैं भाई? 25 है। ध्यान रखना, उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। अच्छा, ये पूछा जाए कभी कि भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कौन था? तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। ध्यान रखना, ये कहानी हमेशा याद रखना। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास 1962 में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इससे आता है, अगर पूछा जाए कि किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि यूपी राज्य के साथ साथ अगर यूपी को अगर एक देश मान ले थोड़ी देर के लिए, तो विश्व का 6वां बड़ा देश हो जाएगा। यानी यूपी बहुत बड़ा है पॉपुलेशन में। तो यहाँ की जो हाई कोर्ट है, यहाँ पे जजों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। अच्छा, एकमात्र यूनियन टेरेटरी दिल्ली है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है। ध्यान रखना इस बात को। सर्वाधिक राज्य का उच्च न्यायालय कितना है? मतलब एक से अधिक राज्य, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 6 हैं। कितने हैं? 2 या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 6 है। इसमें सबसे ज़्यादा उच्च न्यायालय किस न्यायालय के अंदर है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंदर 4 राज्य को देखता है। किसको? असम 1, नागालैंड 2, मिजोरम 3 और अरुणाचल 4। यह 4 राज्यों की देखरेख करता है। ठीक है। दूसरा है बम्बई उच्च न्यायालय। मुंबई नहीं है, बम्बई उच्च न्यायालय। यह 3 राज्यों को देखता है। ध्यान रखना, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव। पहले ये 2 अलग अलग राज्य थे, यूनियन टेरेटरी थी, अब दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। तो ये 3 राज्यों को देखता है। तीसरा है पंजाब या चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। ये किसको? पंजाब को, हरियाणा को, चंडीगढ़ को देखता है। ठीक है। चौथा कलकत्ता उच्च न्यायालय। यह दो राज्य को देखता है। किसको? पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। 5वां कौन है? मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय किस राज्य को देखता है? तमिलनाडु को देखता है और पुडुचेरी को देखता है। ठीक है। 6ठे नंबर पे है हमारा केरल उच्च न्यायालय।
केरल उच्च न्यायालय भी 2 राज्यों को देखता है, किसको किसको, केरल और लक्षद्वीप को देखता है। ठीक है, अब यहाँ पे भाग हमारा 8 आ गया। इसमें अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक वर्णित है। इसमें संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, किसका वर्णन है, संघ राज्य क्षेत्र। अच्छा, संघ राज्य क्षेत्र से एक चीज़ हमारे ध्यान में आया, इसको पहले जान लेते हैं। भारत में 3 प्रकार के राज्य हैं। अगर कोई पूछे कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक सामान्य राज्य है, जैसे यूपी है, एमपी है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। विशेष राज्य, ये साधारण राज्य है, सामान्य राज्य। दूसरे हैं यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, और तीसरे हैं विशेष राज्य। ठीक है, इस तरह से 3 प्रकार के राज्य। तो सबसे पहले हम संघ शासित को देख लें। संघ शासित प्रेजेंट में कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी, दादर नागर हवेली। पहले 9 थे, तो दादर नागर हवेली को जब मिला दिया गया तो 8 थे। इसके पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, तब 7 ही थे। तो अब जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और लद्दाख को अलग। अच्छा, एक संघ शासित प्रदेश में एक और ख़ास बात है, इसमें 2 ऐसे हैं, सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनमें सीएम बनते हैं, ध्यान रखना। एक दिल्ली है, एक पांडिचेरी है। अभी जम्मू कश्मीर में सीएम नहीं बन रहे हैं, विशेष। ठीक है, ध्यान रखना है। विशेष राज्य कितने हैं, विशेष राज्य की संख्या 10 है। नंबर 1 ध्यान रखना, याद करने की ट्रिक, 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर क्या है, असम के पास में जो 7 स्टेट हैं, उन 7 सिस्टर बोले जाते हैं ना। असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर। फिर से जोड़ो, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। ये 7 यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। ठीक है, 7 सिस्टर्स हैं, ये 7 हो गए। उसके बाद सट्टा हुआ इसी के सिक्किम, उत्तरांचल, हिमाचल। सिक्किम, उत्तरांचल, हिमाचल, ये तीनों एक लाइन में याद कर लो। तो 7 ये हो गया, सिक्किम, उत्तरांचल, हिमाचल। पहले इसी में जम्मू कश्मीर था, जिसको अब हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट होगा तो लाइक कमेंट करिएगा, उसमें डाउट को जरूर रखिएगा। डाउट रखेंगे आप लोग तभी क्लियर होगा। ठीक है, अब भाग 9 को हम देखेंगे। भाग 9 में क्या है, पंचायत है। क्या है, पंचायत। पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत में हमारा नगर निगम आ जाता है, नगर पालिका हो जाता है और ग्राम पंचायत हो जाती है, सहकारी समितियाँ, ये सभी आ जाती हैं। जब पंचायत की बात होती है तो एक चीज़ ध्यान रखना जो बार बार क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, नंबर 1 स्थानीय शासन। पंचायत जो चुनाव होते हैं उसको हम सामान्य भाषा में लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय शासन कहेंगे। स्थानीय शासन के जन्मदाता लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको माना गया है, लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, लॉर्ड रिपन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या होता है? तो ध्यान रखना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी ग्रामीण स्तर पे जो शासन व्यवस्था का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है आपके मन में, हमारे मन में, कि स्वशासन की, जब स्थानीय स्वशासन की बात होती है तो प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन के लिए नाम से कौन सा डायनेस्टी फेमस है? तो ध्यान रखना, ये चोल डायनेस्टी की खासियत है। किस डायनेस्टी की? चोल डायनेस्टी की विशेषता है। चोल डायनेस्टी में स्थानीय शासन होते थे और वहाँ जो निर्णय होते थे पीपल के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, चबूतरे पर बैठकर, इस तरह से स्थानीय शासन को रेगुलेट किया जाता था। ठीक है, अच्छा, अब हम नए कॉन्सेप्ट में आते हैं। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसका आरंभ कहाँ से हुआ? तो राजस्थान के नागौर से हुआ, 2 अक्टूबर 1959 से। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार कौन थे? यानी जो पंचायती राज व्यवस्था भारत में चल रही है, ये किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश से लिया गया था। किसकी सिफारिश से? बलवंत राय मेहता ने इसको दिया था। अच्छा, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। त्रिस्तरीय का मतलब ग्राम लेवल पे ग्राम स्तर, क्षेत्र लेवल पर
क्षेत्र पंचायत और कुछ जगह जनपद पंचायत होता है, ठीक है, एमपी वगैरह में। तीसरा है जिला पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इसको किसने रिकमेंड किया था? त्रिस्तरीय है, बलवंत राय मेहता के रिकमेंडेशन से ऐसा आया, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अच्छा, इस समय पीएम कौन थे? नरसिंहा राव थे। कौन प्रधानमंत्री भारत के थे उस समय? नरसिंहा राव। अच्छा, भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ बना? तो भारत का पहला जो नगर निगम बना था मद्रास के अडेयार में बना था। कहाँ? अडेयार में। कब बना था? 1687-88 1687-88 में भारत का पहला नगर निगम दिखा है। कहाँ पर? मद्रास के अडेयार में। विशेष ध्यान रखना। अच्छा, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 सोचना है आप लोगों को और बताना भी है, ठीक है। पंचायत के चुनाव का निर्णय कौन लेता है? केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग? ध्यान रखना, पंचायत के चुनाव का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। फिर से सुनो, भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, जहाँ पर विधान परिषद है विधान परिषद का चुनाव, ये सभी चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है, यानी केंद्र निर्वाचन आयोग। और जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग फोकस करेंगे। पंचायत उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की उम्र क्या होनी चाहिए? बताइए जरा। पंचायत में अगर कोई ग्राम प्रधान या नगर निगम का चुनाव लड़ता है, पार्षद का चुनाव लड़ता है, या इसके साथ हम ये कह सकते हैं महापौर का चुनाव लड़ता है, तो उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव के लिए उम्र 21 वर्ष। ये ऑप्शन सही है। और 35 वर्ष किसकी चाहिए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। 25 वर्ष किसको चाहिए? लोकसभा, विधानसभा के लिए 25 वर्ष। 30 वर्ष किसको चाहिए? राज्यसभा, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका चुनाव 5 वर्ष के लिए नहीं होता? यानी इसमें स्टेटमेंट दिया गया कि कौन सा ऐसा चुनाव है जो 5 वर्ष के लिए नहीं होता। मेयर का चुनाव, पंचायत का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव। तो ध्यान रखना, विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है, और उसके बाद जो प्रधान का चुनाव है, मेयर का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, सभी सिर्फ 5 वर्ष के लिए होते हैं, ठीक है। विधान परिषद, राज्यसभा कितने दिन के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमने बताया सुमेलित कीजिए। इसमें से एक तरफ आपके विधेयक हैं और दूसरी तरफ अनुच्छेद हैं। तो वित्त विधेयक किस में वर्णित है? हमने पढ़ाया है अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस किस में है? अनुच्छेद 123 में है। ऑर्डिनेंस क्या है? हमने बताया है कि जब संसद सत्र में न हो, राष्ट्र और देश के लिए कानून बनाना आवश्यक हो, तब इसी बिल के द्वारा, अध्यादेश के द्वारा राष्ट्रपति कानून बनाता है। और जो राष्ट्रपति कानून बनाता है ना, यह सिर्फ 6 सप्ताह तक मान्य होगा, उसके बाद यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तीसरा, बजट को संविधान में क्या वर्णित है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक बजट का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट आता है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 148 में, ठीक है। उसके बाद गलत है, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 में है। किसमें है? 124 में। 148 में क्या है? CAG है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक। अच्छा, CAG क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं। वैसे बताया है, भारत सरकार या राज्य सरकार से संबंधित जितने भी सार्वजनिक धन आते हैं कार्य करने के लिए, चाहे वो सांसद निधि से आए या पंचायत निधि से आए, किसी भी तरह से आए सरकारी पैसा, उन सभी पैसे की देख रेख करने वाले का नाम क्या है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक है। ये सभी सरकारी पैसे की देख रेख करता है, इसीलिए इसे
सरकारी पैसे का आँख और कान भी बोला गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे नेक्स्ट चीज पर। नेक्स्ट हम देखेंगे, अच्छा सुमेलित करना है। एक क्वेश्चन आता है, ये जितने भी संघ लोक सेवा आयोग के पेपर होंगे, एनडीएस, एडीएस, सिविल सर्विस या इस तरह से जो पेपर होते हैं उसमें जरूर एक क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखना। उसमें एक तरफ इंग्लिश दे देता है, एक तरफ हिंदी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या करते हैं, तो इसको कहते हैं हैबियस कार्पस। यानी अगर कोई बंदी व्यक्ति जो है तो उसके बंदी, अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया तो उसके खिलाफ यह रिट दायर होता है। ठीक है, हमने बताया है। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा की रिट को हम क्या बोलते हैं, क्यू वारेंटो। फिर तीसरा रिट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है जल्दी बताओ भाई, सेरेटेरियो। फिर होता है परमादेश। परमादेश रिट को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मेंडोमस। फिर प्रतिषेध होता है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध का प्रोहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे सुमेलित करना है कि कौन उच्च न्यायालय किसको देखरेख करता है। ठीक है, ये यहाँ पर देखना है। सबसे पहले है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल के अलावा किसको देखता है, अंडमान निकोबार। कलकत्ता उच्च न्यायालय अंडमान निकोबार को देखता है। ठीक है, दूसरा हमने बनाया है बंबई उच्च न्यायालय। बंबई उच्च न्यायालय किसको देखता है, ये दमन और दीव को देखता है। ठीक है, तीसरा है मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय चेन्नई के अलावा किसको देखता है, पुडुचेरी को। गुवाहाटी उच्च न्यायालय नागालैंड को देखता है और पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ को। ये सब क्लियर है, हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य विशेष राज्य नहीं है, यानी स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त किया। सिक्किम पाया है, हाँ। मणिपुर पाया, हाँ। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम पाया है। लद्दाख नहीं पाया। लद्दाख क्या हो गया है, यूनियन टेरेटरी हो गया प्रेजेंट में। अब यहाँ पे नेक्स्ट में है मिलान करने के लिए। धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, धन विधेयक नहीं, पहला संयुक्त बैठक कंबाइंड सेशन अनुच्छेद 108 में है और धन विधेयक 110 में वर्णित है। महान्यायवादी का जिक्र कहाँ है, महान्यायवादी हमने बताया है जो प्रथम विधिक अधिकारी होता है, अनुच्छेद 76। लोकसभा 81। अगर राज्यसभा पूछा होता तो 80 में। राज्यसभा का जिक्र किसमें है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का जिक्र किया गया है। ठीक है भाई, यहाँ से एक और मिलान है। महाभियोग इम्पीचमेंट, यानी राष्ट्रपति को जिसके द्वारा पद से हटाया गया। महाभियोग किसके, महाभियोग की प्रक्रिया से कौन कौन हटता है, नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, नंबर 3 उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश। ये तीनों पे महाभियोग चलता है, ध्यान रखना। चौथा कोई नहीं है। महाभियोग किसमें है, राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 में वर्णित है और शपथ 60 में। ध्यान रखना, शपथ 60 में शपथ लेगा। अच्छा, महाभियोग लगता कब है, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा तभी महाभियोग लगेगा। ध्यान रखना, आईपीसी का उल्लंघन करने पे, यानी कोई क्राइम करता है तब नहीं लगता। ध्यान रखना, अपराध करने पर महाभियोग की अब नहीं लगता, सिर्फ संविधान का उल्लंघन पर ही महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। ठीक है। अच्छा, इंडिया या भारत किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 1 में। कल क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में भारत को क्या बोला गया, तो ध्यान रखना भारत और इंडिया के रूप में वर्णित किया गया। ठीक है। सिटीजनशिप अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। नेक्स्ट हम लोग सुमेलित करेंगे प्रेस की स्वतंत्रता, राइट टू प्रेस, प्रेस का फ्रीडम ऑफ प्रेस किसमें है, अनुच्छेद 19 है। हमने बताया है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब भेदभाव, अनुच्छेद 17 में वर्णित है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का मतलब होता है कि शिक्षा और शैक्षणिक शिक्षा और सैन्य उपाधि को छोड़कर कोई भी भारतीय कहीं से कोई उपाधि नहीं प्राप्त करता है। अगर प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। ये अनुच्छेद 18 में वर्णित है। ठीक है। अच्छा, कृपाण धारण करने का अधिकार, कृपाण कौन धारण करता है, सिख कम्युनिटी के लोग, यानी जो सिखिज्म के लोग हैं। सिख धर्म में जो सिख के 10वें गुरु थे उन्होंने पंचमार्क धारण करने का आदेश दिया था, उसी में कृपाण था। ठीक है। केस, कंगा, कड़ा, कृपाण, कच्छा, तो कृपाण धारण ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 में वर्णित है। ठीक है भाई।
नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 32 में। अच्छा नेक्स्ट सुमेलित हम लोग करेंगे। अच्छा भाई नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आगे क्या वर्णित है। एक मिनट, पहला है हमने बताया है ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना कब हुई है? 1940 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता, ये किसमें है? आर्टिकल 44 में। सोचिए जरा, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? चाहे स्त्री पुरुष हो सबको समान मिलेगा, अनुच्छेद 39 में है। अच्छा पर्यावरण संरक्षण संवर्धन अनुच्छेद 48 में है। इस तरह से ये चैप्टर के हमने क्वेश्चन क्लियर कर दिए। इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हमने जो भी डिस्कस किया है उन सब के क्वेश्चन भी आप हमेशा प्रतिदिन 10 से 15 क्वेश्चन जरूर हम करेंगे और उसके साथ आपका लेक्चर कंटिन्यू चलेगा, अभी एक भाग और चलेगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। अगर हमारा लेक्चर यानी वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कमेंट लाइक करें, वह घंटी बजाना न भूलें, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें तो आपको आसानी से मिलता रहे और हम आपको अच्छे वीडियो बना के देते रहें, जिससे आप अपने लक्ष्य में 100% सफल हों। ये ऐसी हमारी कामना है और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आपका यथाशीघ्र सिलेक्शन हो और जिसमें हमारे द्वारा बनाया हुआ वीडियो आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड करे। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम मिलेंगे।